हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के उत्तराखंड निवासी कौन बन गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, सचिन कुमार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के जो उत्तराखंड निवासी बन गए हैं, ये बन गए सचिन कुमार। मात्र 16 वर्ष की आयु में सचिन कुमार ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका संबंध किस जनपद से है, तो इनका संबंध उत्तरकाशी जनपद से है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। 16 वर्षीय सचिन कुमार, जो कि उत्तरकाशी के पीएम श्री राजकीय आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज के छात्र हैं, 18 मई को 4:06 पर इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करके तिरंगा फहराया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताएं। तो सबसे ज़्यादा 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है, तो यह है कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा, इन्होंने 31वीं बार 2025 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और ये किस देश के हैं, तो यह है नेपाल देश के, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राधा बहन भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। तो राधा बहन भट्ट को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें किया गया था सामाजिक कार्य के लिए। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ये चलाया था ऑपरेशन पिंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पिंक का संबंध किससे है, तो यह महिलाओं से छेड़छाड़ से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ। तो बच्चों को भिक्षावृत्ति से रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये चलाया गया था ऑपरेशन मुक्ति। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसके लिए एक टैग लाइन यहाँ पे दी गई थी, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। यहाँ पे टैग लाइन इसकी यहाँ पे दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि बच्चों को भिक्षावृत्ति रोकने के लिए यहाँ पे कौन सी टैग लाइन दी गई थी, तो ये दी गई थी भिक्षा नहीं शिक्षा दो। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गुमशुदा लोगों की खोज के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गुमशुदा लोगों की खोज के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन पिंक, ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन खोजा, ऑपरेशन तलाश। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, ऑपरेशन स्माइल। गुमशुदा लोगों को खोज निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन स्माइल चलाया था, यह आपको ध्यान रखना है। अभी हमने देखा जो ऑपरेशन पिंक है, इसका संबंध किससे है, तो यह महिलाओं से छेड़छाड़ करने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अपराधियों को पकड़ने हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत हुई। तो अपराधियों को पकड़ने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी यहाँ पे ऑपरेशन प्रहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार यहाँ पे शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसने चलाया था, ये चलाया था उत्तराखंड पुलिस ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि उत्तराखंड पुलिस ने यहाँ पे अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन प्रहार चलाया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम बताएं। तो वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड विजेता कौन है, कौन बनी है, तो ये बनी है ओपल सुचाता चुआंगसी। तो ओपल सुचाता चुआंगसी बनी है मिस वर्ल्ड 2025, ये आपको ध्यान रखना है। और किस देश के हैं, तो ये है थाईलैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है, देश भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड झांकी का विषय क्या था? तो इसका विषय था यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत एवं साहसी खेल। तो उत्तराखंड झांकी का जो विषय था 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में, ये था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसी खेल, यहाँ पे विषय था, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस 2025 में कौन सा स्थान मिला था? तो ये मिला था तीसरा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी कब लागू किया? तो हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू किया है, और कब किया है? ये क्या है? 27 जनवरी 2025। तो 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता यहाँ पे लागू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में है? तो यह है आर्टिकल 44 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है? एन रविशंकर को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का जो पहला राज्य बना है, ये बना है अपना राज्य उत्तराखंड। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो आज़ाद भारत यानी स्वतंत्रता से पहले जो यूसीसी यहाँ पे लागू किया गया था, ये किया गया था गोवा राज्य में। वहाँ पे पुर्तगालियों ने यहाँ पे यूसीसी लागू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हो रही है स्वतंत्रता यानी आज़ाद भारत की बात हो रही है, तो आज़ाद भारत के बाद पहला राज्य बना है अपना उत्तराखंड राज्य, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे? तो उत्तराखंड सरकार के जो समान नागरिक संहिता यूसीसी है, ये विधेयक किस पर लागू नहीं होंगे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, जनजाति। जो उत्तराखंड में जनजाति समुदाय है उस पर यहाँ पे यूसीसी लागू नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी आपकी जैसी जनजाति हो गई, जैसे जौनसारी, थारो हो गई, भूटिया हो गई, बोक्सा हो गई, तो इन जनजातियों पर क्या है? समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो जनजाति समुदाय किससे अलग रखा गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 की थीम बताएं। तो 26 जनवरी 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सही आंसर है ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्षेत्रवार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे प्राबो सुबियांटो। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और प्राबो सुबियांतो किस देश के हैं? तो ये है आपके इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्राबो सुबियांतो, और ये 26 जनवरी 2025 में मुख्य अतिथि थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी नारायणन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? स्थापना होते 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो यहाँ पे टोटल पद्म पुरस्कार की बात हो गई कि 2025 में कितने लोगों को दिया गया था? तो ये दिया गया था 139 लोगों को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें देख लेते हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। तो देखो फ्रेंड, जो हर साल पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं 26 जनवरी से एक दिन पहले इनकी क्या घोषणा होती है। तो इस साल यहाँ पे 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया।
उसके बाद 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा होती है कि इस साल कितने लोगों को दिया जाएगा। तो इस साल 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने कि वर्ष 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। तो देखो इस साल यहाँ पे 4 लोगों के यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको नाम ध्यान रखने, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ई के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिमालय प्रहरी 2025 सम्मान किसे सम्मानित किया जाएगा। तो हिमालय प्रहरी 2025 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था दीक्षा बिष्ट और घनश्याम रतूड़ी सैलानी। तो इन दोनों को हिमालय प्रहरी 2025 सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सिलक्यारा सुरंग किस राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग मानी जा रही है। तो देखो जो सिलक्यारा सुरंग है जो कि उत्तरकाशी जनपद के सिलक्यारा में है। आपको पता होगा कि 2023 में उत्तरकाशी के सिलक्यारा जो सुरंग बन रही थी वहाँ पे भूस्खलन होता है, जिससे वहाँ पे 41 मजदूर वहाँ पे फंसे थे। तो इसी सिलक्यारा सुरंग की बात हो रही कि किस राज्य की सबसे लंबी सुरंग है। तो ये उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी सुरंग से माना जा रहा है और इसकी जो लंबाई है लगभग इसकी 4.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नवंबर 2023 को सिलक्यारा सुरंग में कितने श्रमिक फंस गए थे। तो अभी मैंने आपको बताया जो सिलक्यारा सुरंग है यहाँ पे 2023 में भूस्खलन होता है, जिससे यहाँ पे 41 मजदूर यहाँ पे फंस गए थे। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही आंसर है। तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। आपने देखा होगा जो हाल ही में प्रश्न हुए थे वहाँ से जो करंट के प्रश्न थे वो आपके यहाँ पे 2023 और 24 के भी यहाँ से यानी 21-22 से लगा लो, आप सभी यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना की सबसे लंबी सुरंग की कुल लंबाई क्या है। तो आपको बताने जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना की जो सबसे लंबी सुरंग है इसकी कुल लंबाई क्या है। तो इसकी जो कुल लंबाई ये है 14.57 किलोमीटर। तो 14.57 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कहा जा रहा है कि जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना है यह भारत की सबसे लंबी रेल परियोजना है, यह आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इस सुरंग का नाम बाबा बौखनाग रेल परियोजना, इसका प्रस्ताव इन्होंने केंद्र सरकार को भेजा है कि इस सुरंग का नाम बाबा बौखनाग रखा जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बाबा बौखनाग नाम के सुरंग को दिए जाने का प्रस्ताव है। तो अभी मैंने आपको बताया जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने केंद्र सरकार को ऋषिकेश से जो कर्णप्रयाग रेल सुरंग है इसका नाम बाबा बौखनाग रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल सुरंग। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की है। तो ये करी है आप अपने राज्य उत्तराखंड ने। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं अजय कुमार। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। इन्होंने किनका स्थान लिया था। तो ये लिया था प्रीति सूदन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति ने 14 मई 2025 को शपथ दिलाई। तो भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये बने हैं जस्टिस BR गवई। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 52 नंबर के कौन बने हैं। तो ये बने जस्टिस BR गवई
इससे पहले 51वें नंबर के कौन थे? तो ये थे जस्टिस संजीव खन्ना। और 50वें नंबर के थे जस्टिस DY चंद्रचूड़। और 49वें नंबर के कौन थे? तो ये थे जस्टिस यू ललित। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ पे क्रम लगाने को भी पूछा जाता है, तो ये सभी आपको क्या ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो ये बने हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो 26वें गवर्नर कौन बने हैं RBI के? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लेते हैं। चुनाव देखो, यहाँ पे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है यहाँ पे ज्ञानेश कुमार। इसके अलावा यहाँ पे चुनाव आयुक्त होते हैं, तो चुनाव आयुक्त कौन है? विवेक जोशी है और सुखबीर संधू है। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।